फोर्थ ग्रेड का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका 11 मार्च से होगा। तो 11 मार्च से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो मंडल स्तर पर होगा। तो मंडल मुख्यालय के ऊपर कौन सी स्कूल में होगा इसकी डिटेल है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा कार्यालय संयुक्त निदेशक के द्वारा इसकी जो डिटेल है वो जारी कर दी गई है। मैंने आपको उदयपुर संभाग की बताई भी थी डिटेल कि आपका उदयपुर जो भी मंडल है उसका दस्तावेज का सत्यापन कार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी उदयपुर में होगा। तो उसके बाद में काफी अभ्यर्थियों का कमेंट आया था कि जोधपुर मंडल का, बीकानेर मंडल का, अजमेर मंडल का इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो इन सभी की जो लिस्ट है वो हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। वहां पर आपको देखिए उदयपुर संभाग है इसकी लिस्ट भी डाल रखी है। तो सारे कैंडिडेट हैं, इनका नाम इसमें लिखा गया है, तो आप देख लेना। इसके अलावा आपका जो जोधपुर है, जोधपुर मंडल में जो भी जिले हैं उनमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सभी कैंडिडेट का है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदारपुरा, ये आपका जोधपुर साउथ नियर रोटरी सर्किल जोधपुर। तो ये प्रातः 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख लेना, आपकी जो रोल नंबर है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, कौन सी कैटेगरी में आप संबंध रखते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल है, सभी जो आपकी जानकारी है वो इस लिस्ट में दी गई है। इसके बाद में आपका अजमेर की बात करें तो अजमेर जिला, अजमेर जो मंडल है उसका दस्तावेज सत्यापन का कार्य होगा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय तोपतड़ा अजमेर, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा। इसके अलावा बात करते हैं आपके बीकानेर मंडल की। तो बीकानेर मंडल में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य होगा वो आपका कहाँ पर होगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे ऑफिस ऑफ जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बीकानेर रेंज बीकानेर। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का कार्य होगा। इसके अलावा अब बात करते हैं पर आपका जो फोर्थ ग्रेड का जो चेकलिस्ट है उसके बारे में। तो अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे पात्रता की जांच के लिए उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे बिंदु आपको मैं अलग से एक वीडियो में बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं, ये लिस्ट अब जारी की गई है, लेकिन इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना लिया था कि आपको कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान में रखना है। बिल्कुल यही जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं, कौन सी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। तो ये वीडियो आप देख लेना इनका, है ना। अपन सीधे चलते हैं अपन चेकलिस्ट के ऊपर। तो ये वीडियो अगर आपको कहाँ मिलेगा तो यूट्यूब में देखिए, आप यहाँ पर आएंगे तो यूट्यूब में ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। इसमें इन सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में अपन ने बात की थी। तो अब आपकी जो चेकलिस्ट है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 जांच हेतु चेकलिस्ट। तो ये जो पेज है वो आपको नहीं भरना है, ये पेज है वो नोडल अधिकारी भरेंगे। वहां पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वो व्यक्ति है वो इस पेज को भरेंगे, आपको ये पेज है वो नहीं भरना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर दल अध्यक्ष, जो 3 दल बैठेंगे वहां पर 3 व्यक्ति बैठेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने का कार्य करेंगे। वो आप उनका नाम आएगा, वो कौन से पद पर है और पदस्थापन है उनका आएगा, नोडल अधिकारी की टिप्पणी आएगी और नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर आएंगे। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद में वो यहाँ पर टिक लगाएंगे कि आयु मानदंड के अनुसार अभ्यर्थी पात्र है या नहीं है, शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी पात्र है या नहीं है, मूल्यवान प्रमाण पत्र उसके पास में बना हुआ है तो वो पात्र है या अपात्र है। तो ये नोडल अधिकारी है वो खुद वहां पर ये इसके ऊपर टिक करेंगे, ये आपको नहीं बढ़ना है। तो फिर आपको बढ़ना क्या है, आपको ये बढ़ना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करे, ठीक है। तो ये आपको बढ़नी है, यहाँ पर आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये जो चीज़ है ये सारी आपको भरनी है। तो ये एक पेज है, ये आपको भरकर लेकर जाना है। अब इस पेज को कैसे भरना है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके ऊपर बात करें अपन तो यहाँ से देखिए ये पेज है आपका, ये आपको भरना है। इसको थोड़ा सा मैं देखिए जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ पर अब बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी फोटो है वो लगानी है, आपकी फोटो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। 5 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जानी है, एक फोटो आपकी यहाँ पर लग जाएगी, दूसरी फोटो वो खुद जमा करेंगे। बाकी फोटो अगर वहां चाहिए होगी तो आप दे देना, वरना आपकी फोटो वापस आपके साथ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या अपना नाम लिखना है, जो भी आपका एबीसी नाम है वो आपका एबीसी नाम आप यहाँ पर लिख देना। आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर लिख देना, जो भी आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद में आपकी जन्मतिथि, जो भी आपकी जन्मतिथि है, जैसे मान लीजिए कि 1/1/2000 आपकी जन्मतिथि है, मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ, आप देख लेना। अपनी जन्मतिथि आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आपके रोल नंबर, जो भी आपके रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके मोबाइल नंबर वो आ जाएंगे, ये मेरे नहीं है, पहले बता देता हूँ, इस पर फोन मत करना। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिंग मेल और फीमेल, तो यहाँ पर ये जो मेल है तो मेल पर टिक कर देना, फीमेल है जो भी कैंडिडेट वो आपका फीमेल पर यहाँ से आपको टिक करना है। यहाँ पर आयु आपको वर्षों में निकालनी है, जैसे 1 जनवरी 2026 को आप कितने साल के हो गए वो आपको बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो जन्मतिथि है वो 1 जनवरी 2000 है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद में आपको एज कैलकुलेटर सर्च कर मिल रहा है, यहाँ पर ये पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे 1 जनवरी 2000 आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आयु की गणना किसके अनुसार करनी है, आयु की गणना देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2026 के अनुसार करनी है, ठीक है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है
वो अपन ने मानी है कि 1 जनवरी 2000 है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिख देना और आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 को। उसके बाद में कैलकुलेट वाले बटन के ऊपर आपको ओके करना है। तो जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर डेट आ जाएगी 26 साल 0 मंथ 0 दिन। अपन ने तो वो सेम लिया था 1 जनवरी, तो वो 0 दिन और 0 मंथ आया है। आपकी जो भी डेट होगी उसके अनुसार आपका मंथ और दिन भी यहाँ पर आ जाएगा। तो 26 साल 0 मंथ और 0 दिन अपने अनुसार यहाँ पर आ गया। तो अपन को यही लिखना है 26 वर्ष 0 माह 0 दिन। आपका जो भी यहाँ पर आएगा वो आप लिख देना। उसके बाद में शुरू होता है आपकी चेकलिस्ट भरने का काम। तो देखो इसको ध्यान से देखना आप। विस्तृत आवेदन पत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा था, तो भरा है इसलिए आपको हाँ करना है। अब यहाँ पर ना का ऑप्शन क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके एसएसओ पोर्टल के ऊपर एसएसओ आईडी के ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो फिर वो भी डॉक्यूमेंट्स करवाने के लिए जाएंगे, क्योंकि दोगुना की लिस्ट में उनका नाम था लेकिन वहां पर एसएसओ आईडी पर उनका स्क्रूटनी फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा था, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे। वो आपको 100 रुपये का जो आपको पोस्टल ऑर्डर है वो लेकर जाना है, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से आपको बनवा कर लेकर जाना है। तो अगर उन्होंने नहीं भरा है तो उनको ना करना है। बाकी 99% अभ्यर्थी है उनका ये स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा हुआ है, तो उनको हाँ करना है। ठीक है, जारी करने की तिथि यानी आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब भरा था, है किस तारीख को भरा था, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपने 15 मार्च को भरा है, तो 15 मार्च 2026 आपने जब भी ये ऑनलाइन भरा था वो आपको डेट है वो इसमें डालनी है। और कितने पेज हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर 5 पेज मानकर चल रहा हूँ, जितने भी पेज आपके इसमें थे वो पेजों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में मेट्रिक यानी कि 10वीं की सेकेंडरी 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको जन्म दिनांक के लिए चाहिए होंगे। तो ये आपके पास में है तो बिल्कुल है, यहाँ पर हाँ लिख देना। जारी करने की तिथि, अब 10वीं की जो मार्कशीट है ये कब जारी की गई है, मार्कशीट के ऊपर नीचे डेट लिखी हुई मिलती है, ठीक है, वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है। और पृष्ठ की संख्या, तो 10वीं की मार्कशीट में कितने पृष्ठ हैं और प्रमाण पत्र दोनों को मिलाकर आपको जो पृष्ठ है वहां पर लिखना है। ठीक है, दोनों की मिलाकर पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, तो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास में है तो आपको हाँ करना है। जारी करने की तिथि, मूल निवास के प्रमाण पत्र के ऊपर जारी करने की तिथि लिखी हुई होती है, ठीक है, तो वो तिथि आप यहाँ पर लिख देना। और कितने पेज का है, 1 पेज का है तो वो 1 आ जाएगा। SC ST OBC का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उसके बारे में अगर आपके पास में है तो हाँ करना है। कब का बना हुआ है वो तारीख आपको यहाँ पर डाल देना। और कितने पेज हैं, तो 1 पेज में आपका बनता है 1 आ जाएगा। इसके अलावा आपका अन्य श्रेणी, ये सभी के लिए नहीं है, जो भी कैंडिडेट विधवा है, परित्यक्ता है या स्पोर्ट्स कोटे से संबंधित है या कोई विशेष योग्य जन है जैसे कि विकलांग है, ठीक है, उन कैंडिडेट का जो भी अन्य श्रेणी का प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उनको हाँ करना है। बाकी जो भी कैंडिडेट है उनको क्या करना है, ना करना है, ठीक है, उनको ना करना है। और जिनका बना हुआ है वो तारीख लिख देंगे और जितने पेज का है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आपने 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए थे, अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित करवाए थे ना, उनकी डिटेल देनी है। तो आपका बना हुआ है तो हाँ, और ये बनाकर ही लेकर जाना था, अनिवार्य था, तो आपका हाँ आ जाएगा। और किस तारीख को आपने बनवाया था वो तारीख आ जाएगी यहाँ पर। और प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो 1 पेज के थे, 2 थे, इसलिए आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वचनबंध प्रपत्र, वो कब आपने बनवाया था उसकी तारीख आ जाएगी, यहाँ पर डेट आ जाएगी, जो भी आपने बनवाया था यहाँ पर हाँ आ जाएगा। और यहाँ पर पृष्ठ 1 था तो 1 आ जाएगा। संविधान शपथ पत्र शादी कागज पर आपने बनवाया था, बिल्कुल बनवाया है, यहाँ पर आपको हाँ करना है और यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी, कब आपने बनवाया है 1 आ जाएगा। दहेज वाला आपने बनवाया है बिल्कुल, क्योंकि अविवाहित वालों को भी दहेज वाला बनवाना था और विवाहित वालों को बनवाना ही था। अविवाहित वालों को इसलिए बनवाया था कि भविष्य में अगर उनकी शादी होती है वो तो दहेज नहीं लेंगे, तो पहले ही वो यहाँ पर शपथ पत्र है वो बनाकर उनको देना था। तो यहाँ पर वो डेट लिख देना आपने कब बनवाया था और कितने पेज है, तो 1 पेज है। विवाह प्रमाण पत्र, जिन भी अभ्यर्थियों की जैसे शादी हो चुकी है तो उनका मेरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है तो यहाँ पर हाँ आ जाएगा। और किस तारीख को बना हुआ है जारी करने की तिथि, तो वो आ जाएगा 1 पेज का तो 1। और 22 मई 2006 से पहले जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास में मेरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको शपथ पत्र देना है, ठीक है, तो वो शपथ पत्र जारी करने की तिथि यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और संतान संबंधी घोषणा पत्र है, यानी राजपत्रित अधिकारी से ये आपको प्रमाणित करवाना था तो आपके पास में ये है तो हाँ करना है और यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी और कितने पेज का है तो वो पेज आ जाएगा। सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, नमूना हस्ताक्षर, तीनों आपको हाँ करना है क्योंकि कंपलसरी यहाँ आपको लेकर आना, ऐसा नहीं चलेगा कि मेरे पास बना हुआ नहीं है। ठीक है, तीनों की यहाँ पर डेट लिख देना और तीनों 1 पेज के हैं। इसके अलावा स्वयं फोटो पहचान पत्र, तो आधार कार्ड मैंने कहा था कंपलसरी ये लेकर जाना ही आपको। अगर बाय द वे किसी के पास नहीं है तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट लेकर जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आधार कार्ड है वो सभी के पास में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपका हाँ आ जाएगा और आधार कार्ड या उसके ऊपर तारीख लिखी गई है वो लिख देना और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज यहाँ पर इसमें समझ में नहीं आती है तो उसको खाली छोड़ देना। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप भरोगे ही तभी चलेगा, लेकिन गलत मत भरना, है ना, क्योंकि इसमें अगर काटापीटी करते हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको समझ में आती है तो भर लेना, वरना जैसे ये है कि अगर आपको ये विवाह वाला समझ में नहीं आया या संतान संबंधी वाला आपको समझ में नहीं आया तो इसको खाली छोड़ देना। वहां पर वो बैठेंगे तो वो पूछेंगे खाली क्यों छोड़ दिया, तो आप बोल देना कि मेरे को समझ में नहीं आया। वो बोलेंगे क्या समझ में नहीं आया, तो बोल देना कि ये चीज़ है समझ में नहीं, तो वो खुद भर देंगे, है ना। इतना लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, जितना समझ में आता है उतना भर देना। वैसे मैंने हर एक चीज़ बता दी है इसमें और यहाँ पर बाद में आपको अपने साइन कर देंगे, ठीक है। और जो सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस क्रम में लिखे हुए हैं, पहले ये आएगा उसके बाद में ये, उसके बाद में ये,
ठीक है। ऊपरी ऊपर तो आपको अपनी चेकलिस्ट लगा देनी है, उसके नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म आ जाएगा, उसके नीचे 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी है, उसके नीचे आपका मूल्यवास लगाना है, उसके नीचे आपका ओबीसी वाला लगाना है, उसके बाद में अगर कोई अन्य श्रेणी से है जैसे विधवा परित्यक्ता व स्पोर्ट्स कोटे से है तो वो लगाना है, उसके नीचे आपका 2 चरित्र प्रमाण पत्र थे आपको वो लगाने हैं, उसके बाद में आपका जो वचनबंध है वो लगाना है। यानी जिस क्रम में आपके ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सेट करने हैं। सारे सेट करने के बाद में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको स्व प्रमाणित करना है, खुद के सिग्नेचर करने हैं, और सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आप एग्जाम देने गए थे उस समय आपने जो सिग्नेचर किए थे, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस समय आपने जो सिग्नेचर अपलोड किए थे वो सेम सिग्नेचर आपको इनके ऊपर करना है। ठीक है, सिग्नेचर में आप गड़बड़ी मत कर देना वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको बढ़नी थी चेकलिस्ट के बारे में। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सुझाव आपका, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए जो भी भाई बंधु आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से संबंधित है, ताकि वो भी जो चेकलिस्ट है वो इस तरीके से आसानी से भर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।